तो दोस्तों आज 17 जून 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से पूरे देश में चक्का जाम को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले 18 जून को दोपहर 12 बजे पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम को लेकर आंदोलन किया जाएगा और इसी के तहत चक्का जाम की भी घोषणा की गई है। अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में उन लोगों के लिए भी बड़ी खबर आई है जो लोग किसी भी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो लोग फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या ट्विटर या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जानकारी के मुताबिक अब अगर कोई इन प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज को शेयर करेगा या फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। खुद सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है, तो अभी आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक नए फोन की लॉन्चिंग को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस फोन को लेकर ये दावा किया गया है कि ये फोन केवल 35 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। तो अभी आपको इस जानदार फोन के बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना की वैक्सीन यानी कि दवा को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में विपक्षी दलों की तरफ से ये सवाल उठाया गया है कि कोरोना की वैक्सीन में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया गया है। जब विपक्षी दलों की तरफ से ये बातें की गई तो कोरोना वैक्सीन की दवा बनाने वाली कंपनी की तरफ से भी जवाब आया है। साथ ही में विशेषज्ञों की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि दशकों से भैंस, घोड़े और बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीन को बनाने में। तो ये पूरा मामला क्या है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बाढ़ के खतरे को लेकर अलर्ट किया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश के कई हिस्सों में बाढ़ आने का खतरा है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में एक ऐसे शख्स की खबर आई है जिसने झगड़ा होने पर अपनी मां को जान से मार दिया। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा अनोखा आंदोलन। आने वाले 18 जून को यानी कि कल दोपहर 12 बजे 5 मिनट के लिए होगा चक्का जाम। जी हाँ, शायद आप सभी लोगों को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर शायद ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे मुख्य समाचार को रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम किस तरीके से और कितनी तेजी से आगे जा रहे हैं। अभी बीते लगभग 1.5 महीने में 6 रुपए से ज्यादा डीजल महंगा हुआ है और 6 रुपए से ज्यादा पेट्रोल भी महंगा हुआ है केवल 1.5 महीने में। और बीते 7 सालों में पेट्रोल पर 30 रुपए और डीजल पर 36 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। सरकार की तरफ से इसका कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी बताया जा रहा है। लेकिन जो देश के लोग हैं और जो विपक्षी दल है वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की और प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। कई जगहों पर ऑलरेडी प्रदर्शन चल भी रहा है। आपको बता दें इसी कड़ी में पेट्रोल और डीजल की महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने कल 18 जून को अनोखे प्रदर्शन करने की तैयारी की है। जानकारी के मुताबिक असल में ये 5 मिनट का चक्का जाम होगा। कांग्रेस लोगों से ये कह रही है कि कल 18 जून को दोपहर 12 बजे 5 मिनट के लिए जहां पर है वहीं पर थम जाएं, ताकि पूरे देश में थोड़ी देर के लिए चक्का जाम हो सके। और ये एक अनोखा आंदोलन होगा इस बात के विरोध में कि पेट्रोल डीजल के दाम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से इस आंदोलन की योजना बनाई गई है कि कल 18 जून को ज्यादा से ज्यादा जगहों पे लोग केवल 5 मिनट के लिए रुक जाएं, ताकि ये चक्का जाम और ये जो आंदोलन है सफल हो सके। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से ऐसा अनोखा आंदोलन करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है ऐसे आंदोलन में कोई भी भीड़ भाड़ नहीं होगी। लोगों से बस यही अनुरोध किया गया है कि कल दोपहर 12 बजे जहाँ पे रहे वहीं पे रुक जाए केवल 5 मिनट के लिए। अब देखना यह है कि कांग्रेस की तरफ से ये जो आंदोलन करने की घोषणा की गई है तो वो कल कितना कामयाब हो पाता है। वैसे आपको बता दें बीते रोज भी पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। अभी आपको थोड़ी देर में ताजा भाव बताएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो फेक न्यूज फैलाने पर सरकार का बड़ा एक्शन। सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी खबर शेयर करने पर अब होगी कड़ी कार्रवाई। जी हाँ, सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी खबर शेयर करने पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी या कह लें कठोर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। खास करके जो लोग धर्म या जाति के खिलाफ दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं यानी कि लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं उन लोगों के खिलाफ और ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से इस बात के निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो भी लोग इस तरह का काम करेंगे उनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होगी। जाहिर सी बात है कड़ी कार्रवाई में लोगों को जेल और साथ ही में जुर्माना वगैरह भी हो सकता है, यानी कि गिरफ्तारी तक हो सकती है। अभी हाल ही में बीते मंगलवार को एक बुजुर्ग का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें बुजुर्ग की दाढ़ी काट दी गई थी। लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर गया तो इसको दूसरे एंगल से पेश किया गया ताकि जाति धर्म में इसकी वजह से गलत कंफ्यूजन पैदा हो जाए और जाहिर सी बात है इसका नतीजा बाद में लड़ाई झगड़ा निकलता। इसी की वजह
से अब सरकार की तरफ से कहा गया है जो भी लोग सोशल मीडिया पर यानी कि जो भी लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम का या ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग अगर अपने प्रोफाइल के जरिए कोई भी उल्टी सीधी खबर को शेयर करेंगे यानी कि बिना जांच पड़ताल के कोई भी वीडियो या ऑडियो वगैरह या कोई भी ऐसी फोटो वगैरह शेयर कर देंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें ये सारी जानकारी यूपी सरकार की तरफ से आई है, लेकिन आपको बता दें इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह की जानकारियां दी जा चुकी हैं कि जो भी लोग सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी खबरें वगैरह शेयर करेंगे जिसकी वजह से देश का कोई मामला खराब होगा, शांति वगैरह भंग होगी, तो केवल यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश में कहीं पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों बिंदास होकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, लेकिन इसके जरिए गलत काम न होने दे और न ही खुद करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो Realme GT 5G स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, केवल 35 मिनट में फुल हो जाएगी बैटरी दावे के मुताबिक। जी हाँ, Realme ने GT सीरीज के एक नए स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है जिसे नाम दिया गया है Realme GT 5G। आपको बता दें इसे ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में लॉन्च कर दिया गया है। Realme GT एक 5G फोन है जो कि स्नैपड्रैगन के 888 प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश वाली स्क्रीन मिलती है, लेकिन इस फोन की जो एक सबसे बड़ी खासियत है वो है फास्ट चार्ज को लेकर। जानकारी के मुताबिक इस फोन की 4500 mAh की बैटरी 65 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसी की वजह से मोबाइल कंपनी का ये दावा है कि इस फोन की बैटरी केवल 35 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी। बाकी इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे Realme की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना की वैक्सीन पर देश में चल रहा है बवाल। विपक्षी दलों ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में अभी लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए सरकार उनका वैक्सीनेशन करा रही है, यानी कि लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। जिनकी भी उम्र 18 साल से ज्यादा है वो लोग वैक्सीन ले सकते हैं। इसके बारे में विशेषज्ञ ये पहले ही बता चुके हैं कि कोरोना से बचने का अभी सबसे जो एक मेन ठोस तरीका है वो है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन को लगवाएं। लेकिन आपको बता दें हमारे देश में या दुनिया के कई देशों में कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें फैली हुई हैं और इसी की वजह से बहुत सारे लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। आपको बता दें इसी के बीच विपक्षी दलों की तरफ से हमारे भारत में जो कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है उसके बारे में ये कहा गया है कि इसमें गाय के बछड़े का सीरम इस्तेमाल किया गया है। अब सबसे पहले आपको बता दें कि सीरम क्या होता है। दोस्तों आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाने के लिए बताएं कि सीरम खून के अंदर पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है। आपको बता दें इसे ब्लड प्लाज्मा भी कहा जाता है। तो विपक्षी दलों का ये आरोप है कि कोरोना की वैक्सीन में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया गया है। इसी के जवाब में भारत बायोटेक कंपनी जिसने कोवैक्सीन बनाई है उसने ये जवाब दिया है कि जब भी कोई वैक्सीन बनाई जाती है तो ट्रायल के तौर पर गाय के बछड़े या किसी और अन्य जानवर के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद भारत बायोटेक कंपनी ने कहा कि शुरुआती दौर में तो गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन कोवैक्सीन का जो एक फाइनल फॉर्मूला आया है इसमें गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। साथ ही में आपको बता दें वैक्सीन को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। शायद आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि कोई भी वैक्सीन को बनाने का जब काम शुरू किया जाता है तो ये सारा प्रोसेस किस तरीके से अंजाम दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक जब भी किसी बीमारी की वैक्सीन बनाई जाती है तो इसके लिए दशकों से भैंस, घोड़े, बछड़े इसके अलावा कई और अन्य जानवरों के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है और ये एक आम सी बात है। दरअसल इन जानवरों के सीरम में जो न्यूट्रिशन वगैरह है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है और इसकी जरूरत होती है वैक्सीन बनाने में। इसी की वजह से सीरम का इस्तेमाल किया जाता है जो कि दशकों से यानी कि कई सालों से किया जा रहा है। ये काम केवल कोरोना की वैक्सीन के साथ नहीं किया गया है। बाकी इसकी वजह से लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कितनी तरह की दवाएं खाते हैं उसके बारे में हमें पता नहीं होता कि उस दवा को किस तरीके से बनाया गया है। जाहिर सी बात है सबसे मेन लक्ष्य होता है रोग को ठीक करना। साथ ही में ये भी जानकारी दे दी गई है कि जब भी किसी गाय के बछड़े या किसी भी अन्य जानवर के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके लिए जानवर को मारा नहीं जाता बल्कि उसके खून से इस पदार्थ को निकाला जाता है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि जो भी लोग सोशल मीडिया पर यानी कि व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इस तरह के प्लेटफॉर्म पे अगर फेक न्यूज को शेयर करेंगे तो अब उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि गिरफ्तारी वगैरह भी हो सकती है। साथ ही में सजा के साथ जुर्माना वगैरह भी लग सकता है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि राज्य सरकार का ये फैसला आपके हिसाब से सही है या गलत है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए अपनी पर्सनल राय। ध्यान रखें कि आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलता है, इसीलिए अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना की तीसरी लहर को स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब जारी कर दिए हैं दिशा निर्देश। आपको बता दें ये दिशा निर्देश बच्चों के लिए है खास। जी हाँ, सरकार ने बीते बुधवार को जारी अपने दिशा निर्देशों में इस बात की जानकारी दी है कि कोरोना के जो भी ऐसे बड़े मरीज हैं यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो इनके इलाज करने में जिन दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है अभी इस समय, तो इन दवाओं का इस्तेमाल बच्चों पर नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी इसका परीक्षण नहीं किया गया है।
है। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के हट जाने की वजह से और आने वाले दिनों में जब स्कूल खुलने लगेंगे तो लगभग 4 से 5 महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कई विशेषज्ञ ये दावा कर चुके हैं कि ये बच्चों के लिए खतरनाक होगी। अगर विशेषज्ञों की बात सच हो जाती है और कोरोना की तीसरी लहर का असर बच्चों पर ज्यादा पड़ने लगता है तो जाहिर सी बात है जो दवाएं बड़े लोगों के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, फिलहाल वो दवाएं बच्चों पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। खुद भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। हालांकि एक राहत की बात यह है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन तैयार की जा रही है। फिलहाल इसका परीक्षण वगैरह चल रहा है। आने वाले दिनों में अगर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो फिर बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगने लगेगी। हम आपको बता चुके हैं कि फिलहाल 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन बच्चों की वैक्सीन अभी तैयार की जा रही है और इसका ट्रायल वगैरह चल रहा है। साथ ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जो भी लोग ऐसे बच्चों की देखभाल कर रहे हैं जो लोग कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो अब इनकी क्षमता और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चे ज्यादा संक्रमित होने लगे तो इनका उपचार आसानी से किया जा सके। और खास करके उन बच्चों को पहली प्राथमिकता देनी होगी जो लोग पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बच्चों के लिए अब सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 67,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। 2300 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है फिर से जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से बीते रोज लगभग 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,96,99,555 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 3,81,931 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 2300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1,03,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,84,84,544 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 8,21,392 हो गई है, यानी कि अब पूरे भारत में कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बिहार के सुपौल, अररिया, बेतिया, गोपालगंज, मोतिहारी समेत 9 जिलों में है बाढ़ आने की आशंका। NDRF की 10 टीमें कर दी गई है तैनात। जी हाँ, नेपाल में हो रही लगातार बारिश से बिहार की कई नदियों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। जून महीने में इतनी ज्यादा बारिश होगी इसका अंदाजा नहीं था। बावजूद इसके बिहार सरकार ने अपनी पूरी तैयारी होने का दावा किया है। NDRF की 10 टीमें उन जिलों में तैनात कर दी गई हैं जहां पर बाढ़ आने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक NDRF की 10 टीमों को बिहार राज्य के अररिया, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, इसके अलावा पटना के कई जिलों में तैनात किया गया है, यानी कि इन सभी जगहों पर बाढ़ आने की आशंका है। साथ ही में ये कहा गया है कि बाकी अन्य जिलों में जरूरत के हिसाब से NDRF की टीमों को तैनात किया जाएगा। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि NDRF टीम के अंदर हमारे ऐसे जवान होते हैं जो कि बाढ़ जैसे और खतरनाक आपदा के दौरान लोगों की मदद करने का काम करते हैं और इन्हें ही NDRF कहा जाता है। तो बिहार के कई जिलों में बाढ़ आने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा झारखंड के जमशेदपुर में भी NDRF की टीम को तैनात किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर भी बाढ़ आ सकती है। बाकी फिलहाल जिन जिलों के नाम बताए गए हैं, इसके अलावा भी कई और जिलों में बाढ़ की आशंका हो सकती है। जैसे जैसे जरूरत होगी तो वहाँ पर NDRF की टीमों की तैनाती की जाएगी। इसी की वजह से लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। फिलहाल हमने जिन जिलों के नाम बताए हैं तो अभी तो वहाँ के लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आज 17 जून को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 17 जून को गंगीय पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, कोंकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटका में और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, विदर्भ के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा केरल में, लक्षद्वीप में, पूर्व उत्तर भारत में, सिक्किम में और हिमाचल प्रदेश में, साथ ही में उत्तराखंड के भी कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है। इन जगहों के भी 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में, आंतरिक कर्नाटका में, तेलंगाना में, रायलसीमा में, इसके अलावा लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु में, गुजरात में और दिल्ली के भी एक स्थानों पर आज हल्की बारिश हो सकती है। तो पूरे देश में बारिश को लेकर ऐसा कुछ मौसम का हाल रहेगा आज 17 जून को स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो जिस माँ ने दिया जन्म उसी की कर दी हत्या और फिर टुकड़े करके खा गया और कुत्तों को भी खिलाया। जी हाँ, स्पेन के एक व्यक्ति ने अपनी मां की हत्या करने के बाद उसके शव को खाने के इस घिनौने काम को अंजाम दिया। आपको
बता दें इसी मामले में कोर्ट ने 15 साल की सजा इस शख्स को सुनाई है। मामला वैसे पुराना है लेकिन शायद सजा का फैसला अभी हाल फिलहाल में आया है, इसी की वजह से ये जानकारी ताजा खबर के रूप में आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 28 वर्ष के अल्बर्टो ने इस घिनौने काम को अंजाम दिया है, जो कि मामला साल 2019 का है। इसे 2019 में ही गिरफ्तार किया गया था, जब पुलिस को घर के आसपास और प्लास्टिक के कंटेनर में से शव के कुछ टुकड़े मिले थे और ये शव का टुकड़ा खुद उसकी मां का था। जानकारी के मुताबिक मां से कुछ झगड़ा हुआ और झगड़ा इस हद तक पहुंच गया कि उसने अपनी मां की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद लाश के टुकड़े किए। जानकारी के मुताबिक लाश के टुकड़ों को खुद भी खाया और कुत्तों को भी खिलवाया। बचने के लिए इस व्यक्ति ने कोर्ट में ये तर्क दिया कि उस समय उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और उसे 15 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा जो उसका अपना भाई है तो उसे कोर्ट ने कहा है कि 53 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए। जाहिर सी बात है, एक भाई के घिनौने काम की वजह से दूसरे भाई का कितना बड़ा नुकसान हुआ कि उसने उसकी मां को उससे छीन लिया। देखा जाए तो शायद इस तरह की घटना पूरी दुनिया में या कह लें पूरी दुनिया के इतिहास में कभी कभार ही देखने को मिलती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो गूगल पे ने SBI समेत कई बैंकों के साथ मिलकर शुरू किया कार्ड टोकनाइजेशन। यूजर को मिलेंगी अच्छी सुविधाएं। जी हाँ, गूगल पे ने बुधवार को ये जानकारी दी है कि उसने SBI समेत कई बड़े बैंक के साथ मिलकर कार्ड टोकनाइजेशन शुरू किया है और अपने इस नेटवर्क का विस्तार किया है। जो भी लोग गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं और खास करके जो लोग अपने डेबिट कार्ड के जरिए या क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं तो उनका बड़ा फायदा होगा। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें आसान सी भाषा में बता दें कि टोकनाइजेशन एक ऐसी सुविधा है जो कि यूजर को अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के डिटेल को शेयर किए बिना अपने ट्रांजैक्शन को करने की अनुमति देती है। आसान सी भाषा में कहें तो कहीं पर अगर आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट देनी है और आप नहीं चाहते कि आपके कार्ड की जानकारी वहां पे शेयर हो तो आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज को, जिसका नाम है टोकनाइजेशन। कई बैंकों के साथ मिलकर गूगल पे की तरफ से ये सुविधा दी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे गूगल पे ऐप पर विजिट कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रात को दिल्ली के एम्स अस्पताल के 9वें फ्लोर में लगी भयंकर आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में जो एम्स अस्पताल है वहां पर बीते बुधवार रात को करीब 10:30 बजे 9वें फ्लोर पर भयंकर आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां मौजूद हो गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस आग में किसी के हताहत यानी कि नुकसान होने की खबर नहीं मिली है। जानकारी के मुताबिक एम्स के 9वें अस्पताल पर लैब वगैरह है। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि आग किस वजह से लगी, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो लोक सेवा आयोग ने निकाली है बम्पर नौकरियां। सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करने वालों को मिल सकती है ये नौकरी और सुधर सकती है जिंदगी। जी हाँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग में 859 पदों पर, यूपी पुलिस में 9000 से ज्यादा पदों पर, रेलवे में 3300 ज्यादा पदों पर और हरियाणा पुलिस में 400 से ज्यादा पदों पर भर्तियां हो रही हैं। जो भी लोग सच्ची लगन से और कड़ी मेहनत कर रहे हैं सरकारी नौकरी पाने में तो उनके लिए ये एक शानदार मौका हो सकता है, क्योंकि अभी कई तरह की सरकारी नौकरी पर बम्पर भर्तियां हो रही हैं। अभी हमने आपको जिन भी वैकेंसी के बारे में बताया है तो फिलहाल इसके आवेदन चल रहे हैं। अगर आप योग्यताओं को पूरा करते हैं, आप जिस भी वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो आप उसे टटोल कर उसे देख सकते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन सभी 4-5 वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन सी वैकेंसी में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी गई है। इस तरह की टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दें कि यूपी में 53,000 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भी भर्ती चल रही है। यूपी के 28 जिलों ने विज्ञापन भी इसके लिए जारी कर दिया है। तो जो भी लोग उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी या मिनी आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहते हैं तो वो लोग इस वाली वैकेंसी में अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। इसके लिए भी हम आपको एक लिंक दे देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वाली नौकरी के बारे में भी अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो मोदी सरकार के फैसले का असर, TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ काफी सस्ता। जी हाँ, अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े एक नियम में या कह लें योजना में बदलाव किया गया। इस योजना का नाम है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया स्टेज 2। नाम लंबा है लेकिन इसे छोड़ दें और ज्यादा कंफ्यूज ना हो। आसान सी भाषा में कहें तो सरकार ने अपनी योजना में जो भी बदलाव किया है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है TVS का, जो कि iQube नाम से आता है, वो सस्ता हो गया है और आने वाले दिनों में शायद इसकी वजह से दूसरे और भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती हों। अगर आप नहीं जानते तो सबसे पहले आपको बता दें कि वैसे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं यानी कि जो गाड़ियां बिजली से चार्ज
चार्ज होकर चलती हैं वो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों के मुकाबले काफी महंगी आती हैं। जैसे कि टीवीएस की जो iQube स्कूटी है, इसका दाम पहले 1,12,027 रुपए था, लेकिन इस पर 11,250 रुपए की कटौती हुई है और इसके बाद अब स्कूटर की कीमत राजधानी दिल्ली में 1,0777 रुपए है और मेरे ख्याल से ये प्राइस एक्स शोरूम का है। जब आप इसे लेने जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपका ऊपर से और खर्च लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ सबसे खास बात यह है कि सरकार इस पर कई तरह की सब्सिडी देती है, साथ ही में आपको RTO टैक्स वगैरह में भी कई तरह की छूट मिलती है। इसी की वजह से जो ऊपर का खर्चा है वो शायद ज्यादा नहीं होगा। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे टीवीएस के शोरूम में या इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, या इसके अलावा भी जो भी कंपनी अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपका गाड़ी खरीदते वक्त एक बार तो पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन जो फ्यूल का खर्चा है उसमें आपको काफी अच्छी राहत मिलेगी, क्योंकि आप सभी लोग वैसे ही जानते होंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम कितने आसमान छू रहे हैं। आज की अगली खबर पेट्रोल डीजल को लेकर ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 4 मई से अभी तक पेट्रोल हो चुका है 6 रुपए 26 पैसा महंगा और डीजल 6 रुपए 68 पैसे महंगा। जी हाँ, सरकारी तेल कंपनियों ने बीते रोज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल के दाम में 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 66 पैसे है। इसी तरीके से डीजल के दामों में भी एक बार फिर से 14 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 87 रुपए 41 पैसे है। मुंबई में अब 1 लीटर पेट्रोल का दाम 102 रुपए 82 पैसे हो चुका है, यानी कि लगभग 103 रुपए। जल्दी कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली में भी 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए तक हो सकता है, कि 97 रुपए के करीब तो पहुंच चुका है। बाकी अब तो ये हाल है कि देश के कई हिस्सों में डीजल भी 100 रुपए प्रति लीटर या इससे भी महंगा मिल रहा है। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के ताजा दाम आपकी स्क्रीन पर है पेट्रोल डीजल को लेकर, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो OnePlus का सबसे सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 5G का मिलेगा सपोर्ट। जी हाँ, जो भी लोग आप में से फोन के शौकीन होंगे उन्हें पता होगा कि OnePlus दूसरी मोबाइल कंपनियों के मुकाबले में महंगे फोन बनाती है। अभी हाल ही में इसका सबसे सस्ता फोन लगभग 27,000 रुपए से ज्यादा का ही था, लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक OnePlus कंपनी ने अपने नोट सीरीज में एक और नया फोन लॉन्च किया है, जिसे अब OnePlus का सबसे सस्ता फोन कहा जा रहा है। इस फोन का नाम है OnePlus Nord N200 5G, यानी कि ये एक 5G फोन है। फिलहाल इसे अमेरिका में लॉन्च किया गया है। अमेरिका के हिसाब से यहाँ पर इसकी कीमत, अमेरिका के हिसाब से भारत में इसकी कीमत 17,600 रुपए बन रही है। आने वाले दिनों में अगर ये फोन भारत में लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत अगर इतनी होती है तो ये OnePlus का और ज्यादा सस्ता स्मार्टफोन होगा। बाकी इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे OnePlus की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज 17 जून 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।